अब अतिथिगण से अनुरोध है वो स्नान ग्रहण करेंगे। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम आचार्य श्री विद्यानंद दादाजी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज के इस कार्यक्रम में विस्तृत प्रकाश डालें। आचार्य श्री विद्यानंद दादाजी, आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे इस यूनिवर्सल का जो छात्र सभाओं के कार्यक्रम के मंचासी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र पीएल कॉलेज के प्रिंसिपल श्री सरफी जी और इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्षता श्री मनोज सिंह लोग बैठो ना, डायरेक्टर प्रभात इंटरनेशनल स्कूल और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आरा डायसिस के अनुमान 50 के डायसिस सेक्रेटरी आचार्य प्रकाश दादाजी और इस मंच पर उपस्थित हमारे यूपीएसएल के स्टेट कमेटी के मेंबर पुलिस जी और पंकज जी और हमारे जो इस कार्यक्रम जो पूरे बिहार प्रदेश में चल रहा है के डायरेक्शन में श्री आदित्य जी जो यूपीएससी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, मैं आप सबों को इस मंच से सबका अभिवादन करता हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन भी करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि मुझे कहा गया कि यूपीएससी का उद्देश्य क्या है और इसका आवश्यकता क्या है, इस पर हम लोग संक्षिप्त विवरण मैं देने का प्रयास करूँगा। बात है 1959 जब मार्कदेव मोतिहारी गए थे और मार्कदेव जो समाज के लिए जो समर्पित होकर के जो काम किए, प्रमुख प्रणेता के रूप में दुनिया जानती है। जैसे चीफ भी बाबा को आमंत्रित किया तो श्री प्रभात सरकार के नाम से उनको आमंत्रित किया, क्योंकि धर्म गुरु के रूप में तो श्री सहानुभूति जी के रूप में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसे फिलोसफर एज ए समाज सुधारक के रूप में नाम जो है उनका श्री प्रभात सरकार, जिन्हें हम बाबा कहते हैं। तो 1959 24 सितंबर की बात है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे और खास करके युवाओं के लिए वो मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें से ऐसे कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा क्या ये आनंद मार्ग में ऐसा संस्था है कि जो दुनिया में केवल प्रवचन करना और बस केवल यह कराना, ये सब करना केवल उतना ही तक सीमित रहना चाहिए क्या? ये जो देश में इतनी कानूनी उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय नीति है, इसके बारे में क्या और कोई आपका सिद्धांत नहीं कहता? इसका निराकरण कैसे होगा? विद्यार्थी लोग अपने पैर पर खड़े कैसे होंगे? वे लोगों को रोजगार का सृजन कैसे होगा? और आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका क्या निदान है? तो बाबा गुरुदेव ने कहा कि देखो जी, इस संसार में आज तुम लोग जैसे बच्चे इकट्ठे हुए हो रहे थे, बच्चे आज मैं कुछ विशेष तुम लोगों को देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि ये 5 सिद्धांत है जो प्रमुख है। बाबा ने कहा प्रथम सिद्धांत समाज आगे से बिना धन संचय कर्तव्य, नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू एक्युमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ without the clear permission or approval
कि देयर शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ moral, supramoral and spiritual capacity of the human society। और उन्होंने इतना तक कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण उपयोग कर्तव्य विचार समस्तम मंडल। और तीसरा सिद्धांत में कहा कि दृष्टि समष्टि शरीर मन आध्यात्मिक संबोधयाम चरम उपयोग संस्कृत में है कि एक जो है सामाजिक दर्शन संस्कृत में लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कार्ल मार्क्स ने अंग्रेजी में लिखा, दास कैपिटल, एडम स्मिथ ने अंग्रेजी में लिखे, लेकिन एक ऐसा तीसरा दर्शन सोशल इकोनॉमिक थ्योरी आ रहा जिसको संस्कृत में लिखा जा रहा और उसका अंग्रेजी में रूपांतर होगा, उसके बाद में दुनिया की सभी भाषाओं में रूपांतर। उन्होंने कहा कि दी मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन मस्ट बी वेरी in accordance with the time, person, place, and the utilization must be of the nature। कहते हैं कि देश काल पात के अनुसार पॉलिसी चेंज होती रहनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर सर्दी ज्यादा है तो वहां पर स्वेटर की जरूरत होती है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है तो वहां पर स्वेटर की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक सप्ताह मुंबई में चला और आज मैं आया पटना में और अभी आराम आ रहा हूँ तो कुछ ठंडी पड़ी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार पॉलिसी चेंज होना चाहिए और यह जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए कोई भी चीज को, वो प्रगतिशील स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी का फकीर, एक समय भोजन बस आवास ही केवल जरूरत था लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, मूलभूत आवश्यकता, लेकिन बाद में आवश्यकता बढ़ती है। तो बाबा ने कहा कि यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मूलभूत आवश्यकता है, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा, ये क्या होना चाहिए कि युग के अनुसार मापदंड होना चाहिए। कि आज हो सकता है सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट में सबको बाइक की जरूरत है, आने वाला समय में हो सकता है एक एक व्यक्ति को कार मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगा। और ये भी कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा कि एक एक व्यक्ति के पास एक एक रॉकेट होना चाहिए, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का इन्होंने दिया 1959। तो विद्यार्थियों ने सुन करके बाबा की बात को कहते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम विश्व के धराधाम को नई एक उन्नत किस्म की दर्शन आधार पर आधारित पर आधारित है। आज तक कोई भी सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी आधार पर आधारित नहीं था, केवल कोई कुछ जो है क्या मेडिसिन फिलॉसफी पर आधारित था, कोई सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी पर आधारित था, कोई डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी पर आधारित था, लेकिन पहला आया कि सोशल इकोनॉमिक थ्योरी जो गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी पर है। ये बड़ी विशेषता है। तो फिर विद्यार्थियों ने बाबा से कहा कि बाबा हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो बोले कि बिना संगठन का कुछ नहीं हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए संगठन ये देखता है, ये नेतृत्ववान एवं चरित्रवान छात्रों का संगठन है यूपीएसएफ, और इसका 5 डिमांड है ना, फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, है ना, देयर शुड बी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियन इन एजुकेशन सेक्टर। कहते हैं कि आज जो है शिक्षाविदों का जो वर्चस्व जो शिक्षा के क्षेत्र में वो लगभग खत्म हो चुका है। तो ये वर्चस्व किसका आ गया? पॉलिटिशियन। तो क्या करते हैं कि एक सरकार जाती है, दूसरी की सरकार जाती है, और बहुत काफी एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत काफी बर्डन हो गया। इसीलिए एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिशियन, है ना। और क्या कहते हैं कि देयर मस्ट बी जॉब रिलेटेड एजुकेशन। यह शिक्षा क्या होना चाहिए? रोजगार परक होना चाहिए। लड़का जब एज पर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² = 2ab + b²। लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? जीवन में वही पढ़ते रह गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? या उसके जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये शिक्षा व्यवहारिक नहीं है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को हम उसकी आयु को बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि अगर वास्तव में व्यवहारिक शिक्षा नहीं, क्योंकि कहा गया है शिक्षित वही है जो है लर्न मच, रिमेंबर मच एंड मेक यूज ऑफ देयर फैक्चर।
मतलब यही लोग समझते हैं सो कॉल्ड एडवांस पर्सन, जिसको जिसको कि अंग्रेजी आती हो। बात जरूरी है, पहले सुना चाहिए, इसकी भी जरूरत है, लिटरेसी की भी जरूरत है, लेकिन दोनों की भी पहले सुना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा योर आइडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कंडक्ट, योर सोशल, योर इकोनॉमी, योर कल्चर स्टेटस हैव नथिंग टू डू विद योर आइडिया। बड़ी समझने की बात कहते हैं कि हम लोग एक आदर्श पुरुष बनना है, आदर्श दृष्टि बनना है। तो आदर्श क्या है? आदर्श का परिमाप क्या है? आदर्श का परिमाप है कि जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं, सब कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए। जो हम सोचेंगे वही बोलेंगे, वही करेंगे, उसी को फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग कहा है। तो ये आइडियल इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कंडक्ट का मतलब आपका आचरण आदर्श करना चाहिए। योर सोशल, योर इकोनॉमिक स्टेटस एंड योर कल्चरल स्टेटस हैव नथिंग टू डू विद योर आइडिया। आप कितने प्रकार विद्वान हैं, आपके पास पैसे कितना है, आपका सांस्कृतिक स्तर क्या है, इसका कोई खास आदर्श के साथ संबंध नहीं है। आचरण ही आदर्श का परिचय है। जितना अच्छा चरित्र है उतना ही हम एक आदर्श पुरुष कहते हैं। यह हमारा सिद्धांत है और ऐसा ही होना चाहिए। तो यूपीएससी क्या कहता है कि शिक्षक संस्थानों, शिक्षाविदों के द्वारा परिचालित, जैसे हमारे बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत हमारे मुख्य अतिथि, और इनको ज्यादा पता है कि शिक्षा कई मास्टर है किसी और क्या क्या परेशानियां आती है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एक नैतिकवान छात्रों की जरूरत है जो कि गुरुजनों को आदर करें, और जब तक से नैतिकवान छात्र नहीं बनेंगे गुरुजनों का आदर नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजनों का आदर छात्र करें। और इसीलिए यूपीएससी क्या कर रहा है कि जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज करके बच्चे लोगों को मेडिटेशन और योगासन सिखाना और नैतिक शिक्षा, पंचदशी है ना, क्षमा क्या है, त्याग क्या है, उदारता क्या है, ये सब चीज सिखाया जा रहा है। माता पिता की सेवा होनी चाहिए, है ना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, ये सब नैतिक शिक्षा है। इसको हम पंचदशी और सोशल नॉर्म्स के माध्यम से विद्यार्थियों को हम क्या कर रहे हैं कि प्रेरित कर रहे हैं। इसके माध्यम से अब बात रही कि शिक्षा के उपरांत सब रोजगार की गारंटी, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं, हमने बहुत ऐसे ही गांव के परिवार को देखा कि 20 साल पहले उस परिवार में 80 हजार, हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं। और क्या हुआ कि समाज में बसने के लिए सब बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग आधा से अधिक खेती की है, क्योंकि ये जो प्री एजुकेशन शिक्षा मुक्त अगर आता, जैसे कि संदीपनी ऋषि की आश्रम में सुदामा और भगवान कृष्ण एक साथ पढ़ते हैं। महर्षि गर्ग के पास में जो गुरुकुल का एकदम अगर कहा जाए सिस्टमेटिक, इसलिए गुरुकुल के स्थापना किए थे महर्षि गर्ग। उसके पहले सिस्टमेटिक नहीं, 5,000 विद्यार्थी पढ़े थे, उसी को यूनिवर्सिटी बोला जाता है जहाँ 5,000 विद्यार्थी पढ़े। तो गुरुकुल की स्थापना और सभी बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे। अब बात करें गुरुकुल कैसे चलता था। अच्छा ये बताइए कि जिसके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो उनका दायित्व होता है कि हम जाकर के अपने सामर्थ्य से दे दें। कुछ राजकोष से आ जाता था, कुछ ऐसे व्यवसायी होते वो भी मदद करते थे, ऐसे गुरुकुल चल जाता था। लेकिन आज देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन देना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि उसमें जो बच्चे पढ़ाते हैं उतना मैं सिंपल इंजीनियरिंग कर सकता है। आप बताइए उसके लिए परिश्रम करना पड़ता होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ाने के लिए और कोई कॉस्टली स्कूल पढ़ाने के लिए। इसीलिए श्री प्रभात नगर सरकार ने कहा कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। शिक्षा प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक हर एजुकेशन भी फ्री होगा। कहीं कहीं गैस फ्री हो रहा, कहीं कहीं क्या क्या फ्री किया जा रहा, एजुकेशन क्यों फ्री किया जा रहा। और फ्री हो जाता ना तो आज जो है कोई समस्या नहीं है, सब कुछ इसके लिए बजट बन सकता था। इसीलिए यह
शिक्षा को प्राण 100% रोजगार में होना चाहिए। अब बताइए, एक शिक्षक बनने के लिए उन्हें बीएड करना पड़ता है, सुनिए ध्यान से। लेकिन बीएड करने के बाद में कोई जरूरत नहीं कि वो शिक्षक कोई है, उनको फिर एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तब उसके बाद में सेलेक्ट होते हैं। तो अब बात है कि जो एग्जामिनेशन जो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति बीएड करेगा तभी जाकर उस एग्जामिनेशन कर सकता है। मैं तो कहूँगा कि अगर बीएड जो कर लिया वो समाज के में शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, वो एलिजिबल पर्सन है शिक्षक के लिए, उसका तो अपने आप सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी हमारे सिस्टम ऐसा हो चुका है कि शिक्षा के ना किसी प्रकार की आज मतलब साउथ इंडिया गया था, लोग तो जाते रहते हैं, वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री। बिहार में क्या सिस्टम इंडस्ट्री मिलेगा, यहाँ पर कच्चा माल पर आधारित नहीं क्या मिलेगा, तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना खुला हुआ है कहीं मधेपुरा, एनटीपीसी खुलेगा, जहाँ कच्चा माल जहाँ बाहर से बनाना पड़ता है। यहाँ पर धान है, धान की भूसी से सीमेंट बनता है, उसका कारखाना नहीं खुलेगा। धान की भूसी से सीमेंट बनता है, उसका कारखाना नहीं खुलेगा। मुजफ्फरपुर एरिया में लीची होता है, उससे रिलेटेड कारखाना नहीं खुलेगा। आम बिहार में बहुत ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कारखाना नहीं खुलेगा, जिसमें हमारे देश के बहुत सारा युवा लोग रोजगार करना है। सुपौल जिला में सुप का मतलब होता है बांस का सुप होता है, उसी से सुपौल होता है। बांस इतना अधिक है और इतना इस संसार का सबसे अच्छे क्वालिटी का पेपर बनाया जा सकता है उस बांस का, उसका कारखाना पेपर का कारखाना नहीं खुलेगा। वहाँ पर वही रेलवे इंजीनियरिंग कारखाना भूकंप आता है, ट्रैक अगर टूट जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं पास करने के लिए उसके लिए। इसके लिए कहना ये है कि जो चीज की जरूरत जहां पर पड़ता है उसी चीज का कारखाना रहता, तो आज जो है इतनी गरीबी बिहार से लाखों लोग गए हुए साउथ और वेस्ट क्योंकि यहाँ पर इसीलिए शिक्षा के उपरांत से परिसर रोजगार देने का मतलब ये हुआ कि यह प्रभुत्व व्यवस्था का जो सिस्टम है उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। किसको? ये विद्यार्थियों को डिमांड है सरकार कि देश की आर्थिक समस्या सबकी समाधान है, प्रभुत्व व्यवस्था लागू। ये सरकार से इसकी डिमांड है। उसके बाद में शिक्षा रोजगार मुखी, जैसे कि आज बच्चे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है कि कोई व्यवसाय खड़ा कर पाए या कोई टेक्निकल काम कर पाए। अब वो फिजिक्स ऑनर्स हो गए, लेकिन फिजिक्स ऑनर्स हो गए तो ठीक है, पढ़ाने के लिए तो ठीक है सब चलो, लेकिन सभी तो फिजिक्स ऑनर्स कर लेंगे तो कोई जरूरी है कि नहीं कि सबका उसी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक बैलेंस होता है कि 30 to 40% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होते हैं और 30% लोग एग्रो इंडस्ट्री और 20 to 30% लोग एग्रो इंडस्ट्री और 10% लोग ट्रेड में होंगे, व्यापार में, और 10% भी आपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, व्हाइट कॉलर जैसे प्रिंसिपल हो गए और आईएएस ऑफिसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, 10% जो समाज की होती है। लेकिन आज देखिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए का आईएएस की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन कितना होता है, उसके लिए कितना महंगा पैसा खर्च करता है, कर नहीं सकते। आज पटना की इकोनॉमी लड़का लोग पूछ सकता है, लड़का लोग वहां से चले जाते हैं, वहां पर दुकान वाले भूखे मर जाते हैं, क्योंकि भीड़ जुट रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन व्यवसाय इसे रोकना, और उसको रोका जा सकता है कैसे? इसी सिस्टम के माध्यम से, प्रमुख व्यवस्था के माध्यम से। और ये बहुत माने ये सिंपल चीज नहीं है, इस पर जो है लगभग ऑस्ट्रेलिया का 5 यूनिवर्सिटी में इस पर पीएचडी हो रहा है, अमेरिका में दर्जनों यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो रहा है, सिस्टम है ना। और उसके
विद्यार्थियों को सबसे बड़ी चीज है उनको नैतिकवान बनाना। और नैतिकवान कैसे बनेंगे? विद्यार्थी मेडिटेशन के माध्यम से। चरित्रवान कैसे बनेंगे बच्चे? बच्चे लोगों के अंदर ग्रंथि सिस्टम हार्मोन सिक्रेशन, इसके ग्रंथियों का हार्मोन सिक्रेशन जब तक से बैलेंस नहीं होगा तब तक से वो कितना भी नैतिक शिक्षा भी पढ़ लेंगे, अंदर में जो उसके अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर जो बिना समझे जो भय लज्जा ये सब चीज पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक से वो चरित्रवान बनना इतना आसान है। क्योंकि हमें क्या करना होगा? साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मनसाध्यात्मिक प्रयास, ये मनसाध्यात्मिक प्रयास है जब मनुष्य अपने फिजिकल एनर्जी को साइकिक एनर्जी में चेंज करता है और साइकिक एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज करता है, उसी को कहते हैं साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसको आप साधना। हमारे महापुरुषों ने साधना के लेवल पर बहुत ऊंची, जैसे स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो लाइब्रेरी के पास में, एक मोटी किताब को ऐसे स्वामी जी ने पढ़ा और फिर लाइब्रेरी को दे दी, तो उसको थोड़ा योग को चुका लाइब्रेरी कि स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ लौटा दिया है तो हमारे लिए ठीक नहीं है, सुनिए बात, आपने क्या पढ़ा है? आपने किताब पढ़ी है? तो बोले कि यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम विवेकानंद। और सही में एक पेज पर क्या लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद ने पता नहीं, वो क्या था? इसको कहते हैं यह सब अनकॉन्शियस माइंड की रचना। और विद्यार्थियों के अंदर में है, लेकिन क्या है आज के समय के विद्यार्थियों को अब घर घर में मेडिटेशन करने की जरूरत है। माता पिता बच्चों को जिस प्रकार से प्यार देते हैं उनको 10-15 मिनट बैठा करके आंखों के सामने मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना? जैसे हर्ष नाम का बालक है हमारे पास, साधना कर रहा है, बहुत कुछ बात करना उसने और बहुत आगे बढ़े और खुशी हुई। आप लोग जानते हैं सब आप तो ये जो है एक चमत्कार भी ऐसा नहीं है, इसको सिस्टम से काम करना होता है, इसको आगे बढ़ाना होता है। तो यूपीएससी क्या कर रहा है? यूपीएससी का जो है विद्यालय यूनिवर्सिटी कार्य में विद्यार्थियों को बुला करके हम लोग एक ग्रंथियों से रिलेटेड चक्र उसका जो प्रोपेसिटी है उसको कौन आसन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं ये भी हम लोग बताते हैं। जैसे बल पद्मासन अच्छा से बच्चे करेंगे तो उनके अंदर से चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, मयूरासन करेंगे बच्चे तो उसके अंदर से भय खत्म हो जाएगा, भय के कारण वो बच्चे को सफल नहीं हो पाते। जो बच्चे सर्वांगासन करेंगे, मत्स्य मुद्रा करेंगे, उनका श्वास का प्रोब्लम नहीं होगा। जो बच्चे चक्रासन करेंगे उनका किसी भी ग्रंथि में दोष नहीं रहेगा। जो बच्चे ज्ञानासन करेंगे ज्ञान रहेगा। जो बच्चे सत्संगासन करेंगे उनका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे वृक्षासन करेंगे उनके अंदर में सहनशीलता आ जाएगी। जो बच्चे कुमासन करेंगे, कितना भी माइंड इधर-उधर में घूम रहा वो तुरंत कंसंट्रेट हो जाएगा। ये बहुत साइंटिफिक चीज है, लेकिन क्या है यह सिर्फ बैनर पर टीवी चैनल पर नहीं चल रहा है। हम लोग अब इसको बहुत एलोबरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका होगा और इसमें सिर्फ विद्यार्थियों का जो डिमांड है उसको लेकर के हमारे जो हमारे शिक्षाविद बैठे हैं इस प्रांगण में, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार अगर प्रोग्राम होता है तो मैं आप लोगों को विशेष रूप से पहले से अनाउंस करूँगा और आप लोगों के जहाँ विद्यालय वहाँ पर भी मिला कभी आधा घंटा 1 घंटा का वर्कशॉप हो तो उसमें भी हम समय देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साक्षात फिजिकल कंटेंट के माध्यम से ज़्यादा काम किया जा सकता है। साउथ इंडिया का वहाँ का कलर लैंग्वेज है, क्योंकि मैं कुछ गाँव में गया जहाँ पर अंग्रेजी में ऐसा बात नहीं है कि गाँव में अंग्रेजी समझता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर कन्नड़ भाषा, तो वहाँ की सन्यासी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, वहाँ की सन्यासी ज़्यादा समझता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज यूपीएससी आज मुंबई में लगभग 7 डिग्री तारीख में ऑनलाइन एडमिशन और आने वाले समय में अब धीरे-धीरे करके सब जगह और इसी की जरूरत खोज है।
जैसे उसके बाद एंटीथेसिस होता है तब उसके बाद सिंथेसिस आता है। तो ये दिस इज द पाथ ऑफ सिंथेसिस। ये संश्लेषणात्मक पथ है, इसको और अध्ययन करने की जरूरत है। और यूपीएससी जो प्रतिमान और छात्रों का संगठन है, एक बार पुनः आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और हमारे मुख्य अतिथि श्री शंभू जी प्रचार जी और इसे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे श्री मनोज सिंह जी, आपसे तो बराबर मुखातिब होते रहे हैं। आपका प्रोग्राम में भी आपका सक्रिय भूमिका रही है, आपके विद्यालय में रहेगा। आने वाले समय में हम लोग ऐसा कुछ कार्यक्रम रखेंगे बड़े जगह पर जिसमें कि पहले से उसका व्यापक प्रसार हो। और यह जो केवल दूसरे छात्र संगठन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में इलेक्शन लड़ाने वाले हैं, ये विद्यार्थियों को चरित्रवान नैतिकवान बनाकर उनके माध्यम से और अलग करना। जैसे एक दिया से असर किया जाता है तो ऐसा ही हमारा काम। और यह शिवहर के लड़के लोग हैं, वहां पर शिवहर में दिया जला के डिग्री कॉलेज नहीं थे, सरकार से मंत्री से लड़कर के डिग्री कॉलेज का निर्माण करवा दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता। तो हम लोगों को राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, बहुत सारे छात्र जेपी आंदोलन के बाद में कोई भारतवर्ष में आंदोलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जेपी आंदोलन के समय में इतने सारे छात्र संगठन नहीं थे, इतने सारा पॉलिटिकल पार्टी को अपना छात्र संगठन खड़ा नहीं किया। लेकिन जेपी आंदोलन हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी को जान दिया कि छात्रों ने बहुत बड़ा दम, इनको अपना मामला था और इतने छात्र संगठन का निर्माण कर दिया कि छात्र संगठन देश हित में क्या करेंगे, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को शिवहर के विद्यार्थी ये आदि जो हम लोग मेडिकल रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर सारे लड़का एजुकेशन हो गया और कोई दूसरा छात्र पूरा जो हम लोग नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जो शिक्षा एकदम बिल्कुल राजनीतिक से मुक्त होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप तो धन्यवाद। नमस्कार।